नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पर्यावरण के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत स्वागत है। पार्ट 1 इसका आ चुका है, 11 बजे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप, या फिर हम अलग से प्लेलिस्ट इसकी तैयार कर देंगे पर्यावरण के एनवायरनमेंट के नाम से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 11 बजे वीडियो इसका डल चुका है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। वो इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इस वीडियो का, यानी कि ये पर्यावरण का सेकंड पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर भी हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए थे, और ये पार्ट 2 में भी, यहाँ पर भी हम 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेट और सुपर टेट के एग्जाम के लिए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, या समूह वार्तालाप, या फिर अध्ययन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता को हम फैला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, यानी कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है, क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन में चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है वो आपको बताना है। कि उड़ता है इसलिए है क्या, या फिर रात्रिचर है, या फिर शाकाहारी, या फिर बच्चे देता है। तो प्यारे साथियों, चमगादड़ स्तनधारी है, उसकी पहचान क्या है कि वो बच्चे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? आपको बताना है कि पर्यावरण आखिर है क्या है। ए बायोटेक एवं बायोटेक घटक, या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बायोटेक एवं बायोटेक घटक जो हैं वो आपके पर्यावरण इन तत्वों से मिलकर बना है। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक यानी कि बायोटिक तथा एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। ये होती है पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कृत्रिम वर्षा के लिए क्या होना चाहिए। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूटिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या फिर यूकेलिप्टस से। तो आपको बताना है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका जेट्रोफा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, या फिर 5 जून को। तो आपको बताना है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है प्यारे साथियों वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। वन एवं वन उत्पाद से, या फिर सिल्क, या फिर फूल, या फिर उर्वरक। तो प्यारे साथियों, जो आपका सिल्वीकल्चर है वो संबंध रखता है वन एवं वन सामग्री से। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, या फिर तमिलनाडु में। तो प्यारे साथियों, झूम खेती जो आपकी की जाती है वो मेघालय में की जाती है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लवंग जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या? हाइड्रोस्कोपिक लवण, या फिर अनहाइड्रेट्स लवण, या फिर हाइड्रोफिलिक लवण, या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तो आपको बताना है प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर से। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोस्कोपिक लवण। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10 की तरफ। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। बिटुमिन, बॉक्साइट, या फिर मेटालॉइड, या फिर अयस्क। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अयस्क, यानी कि
धातु में प्रस्तर जो है वो क्या होता है, तो वो कहा जाता है प्यारे साथियों अयस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, या फिर जंतु एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो आपको बताना है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका तालाब होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो आपको बताना है कि जीवीय कारक जो है वो कौन नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव एक जैविक कारक हैं। प्रस्तर जो है वो आपका अजैविक कारक है और बाकी के ऑप्शन ए, बी, सी जो हैं वो आपके जैविक कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना? 3/4, 1/2, 1/4 या फिर 2/3। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3/4। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर विस्तार 2/3 भाग पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? यानी कि अगर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत अधिक रूप में कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो होगा प्यारे साथियों ये कि जल प्रदूषण होगा। तो क्या होगा? जल प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देख सकते हैं। अच्छा, कैसा देख सकते हैं ये आपको बताना है। क्या देख सकते हैं ये आपको बताना है। केवल लाल रंग में देख सकते हैं, या केवल हरे रंग में, या काले और सफ़ेद में, या फिर केवल हरे रंग में। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर क्या रहने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, यानी कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को लगभग काली या सफ़ेद ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो प्यारे साथियों उनको कहा जाता है क्या? पराग। तो प्रश्न 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, या फिर त्रिज्या पर, या फिर घनत्व पर, या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि नक्षत्र का जो रंग होता है वो आपका डिपेंड करता है पृष्ठीय ताप पर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है ये आपको बताना है। जीवाणु व कवक, मृदा व जल, या फिर पशु, या फिर पक्षी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या? जीवाणु एवं कवक। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है ये आपको बताना। चावल, चना, मूंगफली या फिर कपास। तो प्यारे साथियों जो रबी की फसल है वो आपकी है चना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों चना। अच्छा, अक्टूबर और नवंबर में इस रबी की फसल को जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। रबी फसलें मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर तथा आलू आदि प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग में सर्वाधिक होती है। नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि लाल रंग में सर्वाधिक होती है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भिंडी में पाया जाता है क्या? फास्फोरस या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर ये सभी। तो प्यारे साथियों, भिंडी में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, फास्फोरस भी, विटामिन ए और विटामिन सी, तीनों की तीनों चीज़ें भिंडी में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से जैविक घटक है क्या है? पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो आपको बताना है कि जैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक जो है वो प्यारे साथियों आपका पादप है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप। पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना कि जो पादप है वो जैविक है, मृदा, जल और वायु ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 अम्ल वर्षा के लिए बृहद प्रदूषक है। जल से संयोग कर ये गैस नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बनाती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4 से 4.5 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो pH मान होता है वो प्यारे साथियों 4 से लेकर 4.5 तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। NCTE का उद्देश्य है, NCTE का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षालय में शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या फिर शिक्षालय का अनुदान देना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षालय में शिक्षा के स्तर को जो है वो बनाए रखना। NCTE की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्यारे साथियों होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जल जनित रोग है कौन सा? अतिसार या फिर छोटी माता या फिर रक्त अल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो जल जनित जो रोग होता है प्यारे साथियों वो अतिसार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल जनित रोग का तात्पर्य ये होता है कि जल से उत्पन्न होने वाला रोग। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता विषाणु के द्वारा, रक्त अल्पता लोहे की कमी से तथा मस्तिष्क रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए चारों विकल्प जो हैं वो आपके एनालिसिस कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से किस से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? किससे होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से या फिर यूकेलिप्टस से या फिर अकोनानाइट प्लांट से। तो आपको बताना है कि जो कुनैन है वो हमें किस पेड़ से प्राप्त होती है। तो जो प्यारे साथियों कुनैन है वो आपको प्राप्त होती है सिनकोना से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बताना है प्यारे साथियों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। तो प्यारे साथियों ये आपका पिलानी में किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों प्रथम गैस संयंत्र जो है वो प्यारे साथियों गलत हो गया, कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिसटाइप हो गया है, तो दिल्ली हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो आपको बताना है कि डेसिबल जो है वो किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायुदाब। तो प्यारे साथियों जो आपकी डेसिबल होता है वो आपकी ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का कारण कौन सा है ये आपको बताना है। जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा प्रदूषण। चलिए पार्ट 2 की श्रृंखला में, पर्यावरण की पार्ट 2 श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।